ओके, आज हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की, जैसे मास और वेट क्या होता है। ठीक है, तो बता पाओगे मास क्या होता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, हाँ, वेट चेंज होता रहता है। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल सही है। वाई? ड्यू टू ग्रेविटेशनल। हाँ, करेक्ट। ठीक है, मास तो वो है जो एक्चुअल कंटेंट किसी भी जो मैटर जो प्रेजेंट है किसी बॉडी के अंदर, दैट इज मास, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेट क्या होती है, दैट इज फोर्स, है ना। इसको हम एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेट। जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी। तो जी की वैल्यू क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। अगर आप मून पे जाएंगे तो G/6 हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो वेट है वो चेंज होता रहता है, और जो मास होता है किसी भी बॉडी का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। जो आप वेइंग स्केल पर वेट लेते हो वो क्या होता है, वो आपका, हम बोलते हैं कि कितना किलो है, क्या होता है वो आपका एक्चुअली वेट होता है ना। उसमें जी भी इंक्लूडेड होता है। ये लो, मैंने लिख दिया था ना कि रेगुलर क्लास होंगी, रोज क्लास होंगी। ये बिल्कुल क्लास के एकदम 14 मिनट पे याद आया है। सुबह से कहाँ गए होते हैं ये लोग। एसआई यूनिट क्या होती है मास की, मास की एसआई यूनिट केजी, है ना। और हम और क्या क्या यूज करते हैं, वैसे जनरली हम ग्राम भी यूज करते हैं जब हम किसी छोटी चीज का मास निकालते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं अब, इतना ही है बस मास में तो। वॉल्यूम नहीं नहीं, बस ये लिख लो, मास को एम लिख लो, वेट को एम जी लिख लो। मास कांस्टेंट है, एम जी क्या होता है, चेंज होता रहता है, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वॉल्यूम, वॉल्यूम को वैसे हम, जब हम किसी सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं तो हम लेंथ लेते हैं, उसकी विड्थ लेते हैं, उसकी हाइट लेते हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर चीज़ों को जनरली मेज़र करते हैं, है ना। हम उसकी कैपेसिटी नापते हैं कि कितना लीटर में है वो, या कितने एमएल में है वो, कितने डीएम में है वो। इस तरह से हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम की हमें याद रखनी है, वो एक कन्वर्जन यूनिट याद रखनी है। वैसे एसआई यूनिट बताओ क्या होती है वॉल्यूम की। एसआई यूनिट तो मीटर क्यूब ही होगी, एक्चुअली मीटर होगी, है ना। डराइव करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो डराइव करेंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम कोई फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं, तो क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी चीज को मेजर करना है तो हम जनरली कौन सी यूनिट यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं, है ना। और एक लीटर में कितने एमएल होते हैं, 1000 ml होते हैं, राइट। तो लिखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 DM क्यूब, सॉरी, इक्वल टू 1 DM क्यूब। ये कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना है। डेसीमीटर, आई थॉट यू विल टेक क्लास ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। मैथ की क्लास रखी हुई है, चलो भाई कर लो अपने आप। वैसे तो मुझे वो ऑप्शन सबसे अच्छा लगा था कि हम 3 दिन क्लास रखें। नहीं, 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, इसको बेटा सीसी भी बोलते हो ना आप, सीसी, है ना। और ये डीएम क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर। नहीं, मैंने बोला है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। वैसे बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा है,
ओके, 1 मिनट रुक जाओ फिर। नहीं दिख रहा इसको, दिखना तो पूरा चाहिए, बोर्ड तो पूरा ही आ रहा है। हाँ एक बार देख के आना बेटा। हाँ ठीक है। नोट करेंगे ये कन्वर्जन। आप लोगों को भी वही टाइम ठीक लग रहा था कि अगर मैं ऑल्टरनेट डेज रखते, या ये ठीक है डेली? ऑल्टरनेट में चक्कर होता है कि फिर 3 दिन फ्री आप हो जाते हो और फिर आपका सैटरडे भी ऑक्यूपाई होगा। अब आपके पास सैटरडे संडे है, अगर कोई वीकेंड क्लास लेता है या कुछ लेता है, वो वाली चीज़ मुझे लग रही थी। डेंसिटी, भाई बंद कर दिया उधर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं। बेटा डेंसिटी बताओ क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? हाँ करेक्ट, मास पर वॉल्यूम, है ना? लिख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं, रो, इसको रो बोलते हैं, मास पर वॉल्यूम। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? एसआई में बताएंगे डेंसिटी की। हाँ, केजी बाई मीटर क्यूब या फिर केजी मीटर इनवर्स क्यूब, है ना? अब बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं? पहले तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। और हम कैसे मेजर कर सकते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगता, है ना, याद रखेंगे। एसआई यूनिट केल्विन होती है, के से शो करता है। अब आप क्या करो, तीनों ना एक बार स्केल बना लो, केल्विन का, सेंटीग्रेड का और फ़ारेनहाइट का। हम वाटर के बॉइलिंग और वाटर के फ्रीजिंग को सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है? तो वाटर का अगर मैं फ्रीजिंग का हूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कितना होगा वाटर का फ्रीजिंग? क्या बेटा? मैं कह रही हूं कि जो सेंटीग्रेड होता है उसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में क्या होगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट? हाँ 273, और अगर एग्जैक्ट देखें तो 273 1.15 केल्विन, ठीक है? 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 212 ना, 212, यस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। कम से कम आपको बस ये दो चीजें तो पता ही होनी चाहिए, मतलब याद ही होनी चाहिए। निकाल हम सकते हैं, देखो निकाल हम लेंगे या कन्वर्जन फॉर्मूला मैं बताऊंगी, लेकिन अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है। हम जितना टाइम बचा सकते हैं वो अच्छी बात है। अब कन्वर्जन फॉर्मूला लिखेंगे। कन्वर्जन फॉर्मूला, इसमें हम बात करेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, याद है सर आपको? भूल गए?
F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। तो हम ऐसे फ़ारेनहाइट को, इस फॉर्मूले से फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, 9/5 इंटू सी इज इक्वल टू ये, है ना, 32 इधर आ जाएगा इक्वल टू F। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आप इसको मॉडिफाई करके भी याद कर सकते हो। अब आपको ये मुझे बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होगी। कितने टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होगी, ये फॉर्मूला यूज करो और निकालो, निकाल के दिखाना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, -40 या 40? -40 श्योर, ठीक है। -40, जो 40 जो टेम्परेचर होगा, 40 जो वैल्यू होगी -40, वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या होगी, सेम होगी। एक की जगह x रख लो, दोनों की जगह x रख लो और आंसर आ जाएगा। हो गया? क्या कर लिया आपने भी? अच्छा, केल्विन और सेंटीग्रेड का कन्वर्जन तो आप लोगों को पता है ना, क्या होता है? केल्विन निकालने के लिए सेंटीग्रेड में आप क्या जोड़ देते हो, 273.15। 273 हम जनरली जोड़ देते हैं, 0.15 को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं टेम्परेचर के। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। जब हम यूनिट के, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो आपको एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है 9th क्लास में, उसकी एक बार वैल्यू बताओ कितनी होती है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? सिक्स 6.022। हाँ जी, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 पॉइंट ये बोल रहे थे आप, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को लिखूं तो मुझे इसके आगे 23 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम 10 की पावर में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन एवोगैड्रो नंबर, कोई बात नहीं, अभी आएगा आगे, वो तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, टेंशन मत लेना। मोल कंसेप्ट पूरा पढ़ना है दोबारा से, हमें वहां पढ़ेंगे। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू इतनी सारी, तो 23 जीरो है ना इसके आगे, तो अब जब लिखने लगोगे तो 23 जीरो लगाओगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए, उस एनर्जी को बचाने के लिए हमने क्या किया, स्मार्टली हमने इस तरह से इसका नोटेशन किया। इस नोटेशन को ही साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो लिखो साइंटिफिक नोटेशन में, numbers are usually expressed in a simple way. Numbers are usually expressed in a simple way known as exponential form. इसको exponential form भी बोलते हैं, exponential form। लिख दिया मैंने, exponential form। अच्छा, numbers are usually expressed in a simple way known as exponential form और scientific notation। scientific notation कैसे लिखते हैं इसको, n इंटू 10 की पावर n। ऐसे, इस तरह से हम अगर किसी भी
बहुत बड़े से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो n होता है वो सिंगल डिजिट नंबर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डिजिट टर्म। इसको क्या कहते हैं, डिजिट टर्म। और जो ये स्मॉल n होती है इसकी वैल्यू 1 to 10 तक होती है। स्मॉल n की वैल्यू 1 to 10 तक होती है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 23 का मतलब है कि 2 और 3, 2 इंटीजर जो नंबर होगा उसमें, नंबर की बात कर रही हूँ। नंबर समझ में आया? जैसे उसमें 2 नंबर है, 3 नंबर है, उसको पूरा 23 नहीं बोलो। एक बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसको हम नंबर कह रहे हैं, राइट? तो 1 से 10 तक होती है। n को हम, स्मॉल n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और एक सेकेंड, इस n को नहीं, सॉरी, इसकी वैल्यू होती है 1 to 10 तक, इसकी वैल्यू 1 to 10 तक होती है। ठीक है, कैपिटल n की वैल्यू। और स्मॉल n को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। स्मॉल n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो हमें क्या करना होता है, 10 के अंदर अंदर वैल्यू को डेसिमल में करते हैं। जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। 10 की पावर -23 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पॉइंट किधर जा रहा है ना। तो जो n है, जो एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब मैं एक वैल्यू बोल रही हूँ, है ना, लिखो, और इसको फिर 10 की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। 25348 25348.75 हमारे पास ये एक नंबर है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। जब हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो हमें इस नंबर को 1 से 10 के बीच में छोटा करना है। तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहां ले आएंगे। किधर लेके गए हम, लेफ्ट साइड लेके गए या राइट साइड लेके गए? जब हम लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जब राइट साइड लेके जाते हैं पॉइंट को तो जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। कैसे? जब आप इसको इधर लेके गए तो आप इसको क्या लिखोगे, 2.5347875। और समझने के लिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये क्या चीज, ये यहां से यहां जब हम गए तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं 10 की पावर 4 में इस 10 की पावर 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट यहां खिसक जाएगा ना। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। लिखेंगे, व्हेन डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक्सपोनेंट बिकम पॉजिटिव। व्हेन डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड exponent become positive। एक और करेंगे, 0.12347859 इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, शाक्या क्या होगा इसका आंसर? शाक्या आया नहीं आपका आंसर? -5, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा।
अब मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन दूंगी, डिवीजन के क्वेश्चन दूंगी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा हम क्या करना है, जब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे आगे तो हमें जो जो मैथ्स की चीज़ें या फिजिक्स की चीज़ें यूज़ पढ़ेंगे इस पूरे उसमें केमिस्ट्री की हमारी जर्नी में, हम वो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जितनी भी वैल्यू है ना बेटा वो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखनी होती है। एग्जाम में जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करोगे और उसके आगे यूनिट लगाओगे, यही करना है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। एक क्वेश्चन करो, इसमें मेरा समझाने का कुछ नहीं है, बस मुझे ये देखना है कि आप लोग कैसे करते हो। 5.5 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर -2, क्या आंसर आएगा? सिक्स आया 10 की पावर, ठीक है। 6.05 इंटू 10 की पावर 6 विराट आ गया था। हाँ, पावर ये 10 की पावर 8 है, ये 10 की पावर -2 है, क्या कर दोगे? एडिशन हो जाता है पावर का इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन एक कर लो, 2.5 डिवीजन में करेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -3, और हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 5 इंटू 10 की पावर 4 से, 4 से कर रहे हैं ना, ये करेंगे। ये 5 है, 5 इंटू 10 की पावर 4, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। नहीं 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 नहीं, 125 कैसे आ गया? मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड का है ये साइन, ये डिवाइड का साइन है। क्या? हाँ, डिवाइड करना है बेटा। करेक्ट, आया नहीं? 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी हाँ डिवाइड करोगे, और इससे इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5, 5 से इसको डिवाइड करा 2.5 को, 0.5, और ये कितनी आ गई जब आपने इनको डिवाइड किया पावर को? ये 4 ऊपर चली जाएगी। भैया आप इसको ऐसे तो लिखोगे नहीं, देखो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या दिख रहा है आपको? ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 से 2.5 को डिवाइड करेंगे 0.5, 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7, तो -7 आ जाएगा। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि हमें इसे 1 to 10 के बीच में लाना है, ये तो 0.5 है। तो अब क्या करें, इस वाले पॉइंट को जो ये पहले है इसको आगे लेकर जाओ। किधर लेके जा रहे हैं? राइट साइड। राइट साइड लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव यहां पर आप एक ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? -8, ठीक है। इसको 5 नहीं लिखेंगे, 5.0 लिखो एक्चुअली, अभी मैं ये भी बताऊंगी क्यों, है ना? आपने ये लिखा है 5.0 लिखना है, वो हम बात करेंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा है जब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला क्वेश्चन लिखे, एडिशन करके देखें। एक 3.85 इंटू 10 की पावर 3 एडिशन करना है, इसमें 3.15
इंटू 10 की पावर 2। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में करते हैं इनको कैलकुलेशन में तो गलतियां कर देता है कई बार, इसलिए हम एक बार इनको रिवाइज कर रहे हैं। नहीं, करेक्ट। पावर कॉमन लो बेटा इसमें, है ना, पॉजिटिव प्लस कर रहे हो और माइनस कर रहे हो, उसमें क्या करना है, पावर को कॉमन लेना है। या दोनों तरफ कॉमन लेने के लिए पावर को हम पहले क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे इक्वल, इसको 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे 3 में कन्वर्ट, जब आप इसको कहाँ लेके जाओगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लेकर अगर इसको गए तो ये 0.315 हो जाएगा और ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये 3.85 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया, 3.85 प्लस 0.315 कर दिया, राइट। क्या आ गया जोड़ के, 4.165 इंटू 10 की पावर 3 हो गया शाक्या। चलिए माइनस करिए एक, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4.85 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 0.35 इंटू 10 की पावर 3 ना, हाँ। शाक्या शाक्या कर लिया आपने, हेलो, हाँ जी बेटा, वॉइस नहीं आ रही है मेरी। अच्छा अच्छा, 135 नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में करो उसको, 135 कैसे हो गया, 1.35 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन में ही कन्वर्ट करके लिखना है आपका जो भी आंसर आएगा एग्जाम में, है ना। अब हम बात करते हैं, एक टर्म होता है, एक टर्म होती है प्रिसीजन, एक होती है एक्यूरेसी। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, आप कोई भी चीज मेजर करते हो, है ना, हमें मेजरमेंट करना सिखाया जाता है, हम लैब में करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम अधिकतर क्या करते हैं, 3 बार किसी चीज को मेजर करते हैं या 5 बार रीडिंग लेते हैं, फिर हम उसका मीन वैल्यू निकालते हैं। यही करते हो वहां पे, है ना, क्यों करते हैं ऐसा, बोलो क्यों करते हैं ऐसा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही बिना मतलब में, 5-5 बार कर रहे हैं, चीज वही है, उसी को वेट कर रहे हैं, 5-5 बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एरर कम से कम हो, है ना, क्योंकि एरर कम से कम हो। एरर बहुत सारी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होती है, पर्सनल एरर भी होती है, हमारी भी तो एरर होती है। अगर हम किसी चीज को वे कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने वे करते हुए कुछ गिरा दिया हो, कोई पार्टिकल पेन पे गिर गया हो, है ना, या हम जब किसी चीज के लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो हम कहाँ पे रख रहे हैं मेजर करते हुए, किस तरह से देख रहे हैं, कैसे रीडिंग ले रहे हैं, या हमारा स्केल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सारी एरर होती हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल भी होती हैं और पर्सनल भी होती हैं। उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 बार या 5 बार रीडिंग लेते हैं, फिर हम उनकी मीन वैल्यू निकालते हैं और देन फिर हम अपनी वैल्यू बता देते हैं कि ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो जो एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो किसी चीज की वैल्यू है ना, जो बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू, उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू। क्या कहते हैं उसको हम, ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू।
और दो टर्म आप और पढ़ते हो, एक होता है प्रिसीजन और एक होता है एक्यूरेसी। अगर आपकी रीडिंग ट्रू वैल्यू के पास, अभी मैं इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी क्योंकि इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है ना। स्कूल में तो नहीं पूछता, कंपटीशन में पूछता है ना, वहां पे आपको एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में कहीं पे आ जाता है। तो क्या करना है आपको, जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी का मतलब है कि जब आपने वैल्यू मेजर करी वो आपके ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है। अगर मान लो ट्रू वैल्यू आपकी 2 ग्राम है और आपका आंसर कितना आ रहा है, 1.99 आ रहा है, इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेसी की तरफ है ना। उस वैल्यू में क्या है, एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपकी आ रही है 1.5, इट्स नॉट एक्यूरेट वैल्यू, है ना, वहां पे कोई एरर है, डिफरेंस आ गया ज्यादा। अच्छा, ये तो बात हुई एक्यूरेसी की। प्रिसीजन क्या होता है, जब हम वैल्यू निकालते हैं, हमने कहा हम 3 रीडिंग लेते हैं, हम 4 रीडिंग लेते हैं। प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं होता। प्रिसीजन का मतलब है कि आप कितनी प्रिसाइजली किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हो। अगर आप कोई गलती पहली बारी में कर रहे हो तो इसका मतलब आप अगर हर बार सेम ही गलती करो तो आपकी वैल्यू प्रिसाइज आएगी ना। अगर आप हर बार एक नई गलती कर रहे हो तो आपकी वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी। ये बात समझ में आ रही। मान लो आपसे कोई एक गलती हो रही है, आपने कोई पॉइंट नीचे से देखना शुरू किया तो हर बार आप उसे नीचे से ही देख रहे हो ना, तो जो गलती की जो संभावना है ना वो बराबर ही रह रही है ना। तो ऑल ओवर क्या है, सही आ रही है आपकी वैल्यू। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर हम एक बार, अगर हम किसी चीज को 0 से ना गिन के 1 से गिन रहे या 2 से गिन रहे तो हम हर बार वही गिनेंगे ना। तो हमारी वैल्यू कैसी है, ये प्रिसाइज वैल्यू है। ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन कैसी है, प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें गलती, एक ही गलती बार बार रिपीट हो रही है तो फालतू की और एरर नहीं हो रही कोई भी। लेकिन हम हर बार, एक बार मैं कह रही हूँ कि मैंने 1.5 नाप लिया, एक बार मेरा 1.3 आ रहा है, एक बार मेरा 1.2 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू आ रही है तो 2 ग्राम से बहुत दूर है। हर बार मैं कोई और नई गलती करे जा रही हूँ, तो ये वैल्यू ना तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। ये वैल्यू ना ही प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। लेकिन अगर मैं एक बार 1.5 निकाल रही हूँ, एक बार मैं निकाल रही हूँ 1.59 निकाल रही हूँ, इसको 5 कर लो, और एक बार मैं निकाल रही हूँ 1.6, तो ये वैल्यू प्रिसाइज है। इनको आप फिर भी प्रिसाइज वैल्यू कह सकते हो। बोलो, बात समझ में आ रही है कि इससे तो दूर हैं, दीज आर नॉट एक्यूरेट वैल्यू बट दे आर प्रिसाइज वैल्यू। तो समझ में आई ये बात। प्रिसीजन का क्या मतलब होता है, एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है। कोई वैल्यू प्रिसाइज हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो, है ना। कोई वैल्यू प्रिसाइज भी हो सकती है, एक्यूरेट भी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई शाक्या? नहीं, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। मान लो आपने एक ही रीडिंग ले रखी और आप तभी रुक गए, अभी तब, हाँ तब हो सकती है जब आपने तीनों रीडिंग ली वो प्रिसाइज भी आ गई आपकी, और जब आपने उसका एवरेज निकाला तो 2 ग्राम भी आ गया, तो ये प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है ना। अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगी, पहले प्रिसीजन लिख लो, प्रिसीजन की डेफिनेशन लिख लो। प्रिसीजन का मैंने क्या बताया कि आपस में तालमेल होना चाहिए, जो आपकी रीडिंग है उनमें आपस में क्या होना चाहिए, वो एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए। मिलती जुलती रीडिंग का मतलब एक्यूरेट, वो प्रिसीजन। और ट्रू वैल्यू से आपकी बिल्कुल सेम हो गई तो उसे कहेंगे एक्यूरेसी, मतलब आप बहुत एक्यूरेट हो, राइट। तो लिखें प्रिसीजन रिफर्स टू हाउ क्लोजली, precision refers to how closely two or more measurement more measurement of the same quantity agree with one another. Two or more measurement of same quantity agree with one another. ठीक है शाक्या, नोट कर लिया। एक्यूरेसी लिखो। Accuracy means the closeness
Accuracy means the closeness of an experiment value. Closeness of an experiment value or the mean value to the true value. अब एक एग्जाम्पल लिखेंगे. तीन स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है. एक को हमने कहा ए है, एक बी है और एक सी है. ये 3 स्टूडेंट्स हैं. इन्होंने मेज़र किया कुछ. एक बार इसने कहा कि एक रीडिंग आई इसकी 1.96 ग्राम, दूसरी 1.94 ग्राम. इसने भी 2 रीडिंग ली, 1.99 ग्राम और 1.96 ग्राम. इसने ली 1.99 ग्राम और 2.01 ग्राम. ट्रू वैल्यू जो थी वो थी 2 ग्राम. ठीक है. ये इसकी रीडिंग 1 है और ये इनकी रीडिंग 2 है, ए बी और सी की. तो पहले इनकी मीन वैल्यू निकाल लो. मीन वैल्यू क्या होगी और फिर बताओ इनमें से कौन सी प्रिसाइज होगी और कौन सी एक्यूरेट होगी. कितनी आई मीन वैल्यू पहले की? 1.95 आएगी. 3.90 आया इनको जोड़ के, डिवाइडेड बाय 2. सेकंड की क्या आई? 1.975 ग्राम. थर्ड की क्या आई? 2 आई पूरी, 2 ग्राम. तो किसकी रीडिंग एक्यूरेट थी? सी. तो ये हमारी कैसी है? एक्यूरेट है. चलो ये तो हमने एक्यूरेट की बात करी है ना. अब हमें क्या बात करनी है? प्रिसीजन देखना है. प्रिसीजन बताओ. शाक्य आ गई? आपका आंसर आ गए? क्यों? इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, मीन वैल्यू तो ऐसे निकालेंगे. जो आपके पास 2 रीडिंग है उन दोनों रीडिंग को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो. 5 बार लेते तो 5 बार उनको 5 रीडिंग को जोड़ते और 5 से डिवाइड कर देते. एवरेज निकाल रहे हैं ना, है ना. तो इन दोनों को जोड़ के आपने 2 से डिवाइड किया तो 1.975 आया. क्या आया इनको ऐड करके? 3.95 ना. और नीचे वाले में 4 ही आया पूरा.
कर ले ये भी। प्रिसाइज बताओ कौन सी? बी प्रिसाइज है। अब ए भी प्रिसाइज है ना? ए भी प्रिसाइज है, तो ए तो बस प्रिसाइज है, एक्यूरेट तो नहीं है, तो ये तो प्रिसाइज हुई। हाँ ऐसे देखते हैं, इट इज मोर प्रिसाइज, है ना? ये भी, ये अगर हमें बतानी है कि प्रिसाइज और एक्यूरेट हमें बतानी है, तो ये सिर्फ प्रिसाइज है ना? ये वाली ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा? 0.03 का आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का आ रहा है? 0.02 का आ रहा है ना? कम आ रहा है ना? तो ये इसके कंपैरिजन में मोर प्रिसाइज है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का आ रहा है कि 1 का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो फिर ये भी, ये और ये तो सेम ही है ना? ए और सी दोनों सेम है ना? क्या समझ में आई ये चीज? है ना? ये दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 0.02 का है, यहाँ पे 0.03 का है, यहाँ पे 0.02 का है। तो जितना कम डिफरेंस होगा उतनी वैल्यू प्रिसाइज होगी, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी अच्छी वैल्यू प्रिसाइज होगी। तो ये वाली तो प्रिसाइज है ना? ये वाली ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है, तो यहां लिखेंगे नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, और नीचे वाली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है, नोट कर लिया? अब हम एक और टॉपिक करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ? हाँ बेटा, नोट्स बनाने हैं, सब कुछ लिखना जरूर है। एक लाइन लिख लो स्टार लगा के पहले, गुड प्रिसीजन डज नॉट एश्योर गुड एक्यूरेसी। ये आपसे ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। गुड प्रिसीजन डज नॉट एश्योर गुड एक्यूरेसी, ये हमने देख भी लिया एग्जाम्पल में। अब हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि मीनिंगफुल डिजिट। जब भी आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करते हो, जब भी कुछ मेजरमेंट करते हो, उसमें जितनी मीनिंगफुल डिजिट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। मतलब जिनका मीनिंग अगर आपने चेंज कर दिया तो मेजरमेंट की वैल्यू ही चेंज हो गई, है ना? लेकिन कुछ फिगर ऐसी होती हैं जिनको अगर आप हटा भी दो ना तो मेजरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम नॉन सिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मेजर किया 10.002, ठीक है, अगर मुझे कहा गया है कि यहां पर मुझे सिर्फ जो मोर सिग्निफिकेंट फिगर, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे बात कही गई कि मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अपनी वैल्यू देनी है, तो मेरी ये 2 वैल्यूज होंगी, है ना? ये 10, ये तो पक्का है कि कोई भी चीज की जो लेंथ है ना वो 10 मीटर तो है ही है ना? उसके बाद पॉइंट के 3 प्लेस तक आ रही है हमारी 0.002 आ रही है। ठीक है, तो 10 तो हमारी क्या है? फिक्स है। अगर 10 से कम आपने मेजर कर दिया या 10 से ज्यादा मेजर कर दिया, मतलब 11 कर दिया इसको या 9 कर दिया, तो सारी मेजरमेंट चेंज हो जाएगी, सारी मेजरमेंट चेंज हो जाएगी। पर यहां पर आपके पास ऑप्शन है +-1 का। ये आप क्या कर सकते हो? ये आपकी किस में आ जाती है? कितनी प्रिसाइज आपने वैल्यू ली है और कितनी आपने एक्यूरेट वैल्यू ली है, उस चीज पर डिपेंड करती है ये वाली वैल्यू 0.002। कोई 0.002 नाप सकता है, कोई 0.001 नाप सकता है ना? कोई 0.0015 तक नाप सकता है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये कैसी है हमारी?
10 मीटर तो रहेगी ही रहेगी, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं होगी। तो यहाँ तो एरर नहीं आती है, लेकिन एरर कहाँ आती है, यहाँ आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। जैसे यहाँ पे 10 तो सर्टेन है ना, आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। तो इसमें जो 10 है हमारी वो सर्टेन वैल्यू है, और 0.002 कैसी वैल्यू है, अनसर्टेन वैल्यू है। सर्टेनिटी, नोन विद सर्टेनिटी। इसके कुछ रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको याद करने हैं। तो रूल्स लिखें, पहला लिखें, all non-zero digits, all non-zero digits and zeros between non-zeros, all non-zero digits and zeros between non-zeros digits are significant. क्या ये बात समझ में आई? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखो, इसी रूल में एग्जाम्पल लिखो। मैंने लिखा 2, 8, 5, और मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या पूछा मैंने, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपने पहले रूल में क्या लिखा है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो ये सारी की सारी नॉन जीरो है ना। ये सारी की सारी नॉन जीरो हैं। तो जब ये सारी की सारी नॉन जीरो हैं तो कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, 3। ठीक है शाक्या, नोट कर लिया? ओके, एक वहां पे बैठ। नेक्स्ट लिखो 2005। अभी आपने कहा था कि सारी की सारी जो नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर है, और नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो ये नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो आई हुई हैं, दीज आर ऑल्सो काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे शाक्या, कितनी हो जाएंगी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर? मुझसे कहाँ ध्यान है आपका, 2 क्यों होगी, क्या लिखा है आपने रूल में? रूल लिखा है आपने, पहला रूल पढ़ो जरा उसको, बोलो क्या लिखा है। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन थी, रूल नंबर 1 क्या लिखा? बस फिगर्स, फीचर्स नहीं फिगर्स। आपने पूरा नहीं लिखा रूल नंबर 1। मैंने बोला ऑल नॉन जीरो डिजिट एंड जीरोस बिटवीन नॉन जीरो, पूरा करो उसको। एंड जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कितनी हो गई यहाँ पे, हाँ 4 हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट का आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट रूल लिखो, zeros to the left of, zeros to the left of first non-zero in a number are not significant, are not significant.
समझ में आया इसका मतलब? नॉन जीरो के लेफ्ट में जितनी भी जीरो होंगी वो एज अ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी। तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 1। यहां पे कितनी हुई? हाँ 2। थर्ड लिखो। कल लिखवा दूं बाकी? बाकी चलो कल करेंगे। ठीक है शाक्या, आज के लिए इतना ही।